हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप लोग कराने का फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक नंबर 1 है। मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं बीटेक इंजीनियर हूँ और अभी बीएचईएल में कार्यरत हूँ। देखिए, इसका जो अमीन का सिलेबस है वो अमीन सिलेबस का जनरल साइंस का सिलेबस ही इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ठीक है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ कवर करने का कोशिश करूँगा यदि आपको पसंद आया, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ बात आप लोग को कहना चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि ये जो मेरा यूट्यूब वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, ये इससे मैं आप लोग हमसे ये ना पूछिएगा कि कितना फॉर्म आया अमीन का, कितना कट हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये सब मुझे नहीं पता है। हाँ, हम केवल प्रिपरेशन कराएंगे। प्रिपरेशन वो भी जो सिलेबस दिए हुए है उसके अनुसार प्रिपरेशन ज़बरदस्त होगा। केवल मेरे साथ आप लोग आगे बढ़ते चलिए, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन के लिए फॉर्म कितना आएगा ये सब के लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ बात टॉपिक चालू करने से पहले कुछ बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। डाउट नहीं आना है कि ये टॉपिक आएगा कि नहीं। कितना भी बड़ा ऑर्डर हो, याद करना है तो करना है। हाँ, याद करने के लिए ट्रिक यूज करेंगे लेकिन याद अवश्य करेंगे। दूसरा, रिवीजन बहुत टफ होता है, पढ़ना आसान होता है। रिवीजन क्यों टफ होता है? क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे, क्यों, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है, इसीलिए रिवीजन टफ होता है। तीसरा पॉइंट, दिन में अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो रात में 2 घंटा पूरे दिन का रिवीजन अवश्य करें। चौथा, कोई बेहतर नहीं है, कोई कमतर नहीं है। जिसका सोच सकारात्मक है वह सफल होता है, जिसका सोच नकारात्मक है वह असफल हो जाता है, ठीक है। अगर कभी डाउट हो अपने आप पर तो मेरे द्वारा लिखित एक कविता है जिसका लिंक मैं इस पर दे दूंगा, उसे सुनकर आप खुद को इनर्जाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधे आते हैं हम लोग टॉपिक। तो लाइट क्या है? सिंपल सी बात है कि लाइट जो दिखेगा वही लाइट है, ठीक है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कहाँ से कहाँ तक के रेंज में आता है। तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, उसको हम लोग लाइट कहते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ 390 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हम लोगों ने इसमें लिखा है कि 390 नैनोमीटर इजकल टू 3900 एंगस्ट्रम और 780 90 में नैनोमीटर इजकल टू 7800 एंगस्ट्रम। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है कि यहाँ पे ये जो कन्वर्सन फॉर्मूला आप लोग के सामने है, इसे पूरा तरह से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बराबर है 0.1 नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रम इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बराबर है 0.1 नैनोमीटर। क्यों? क्योंकि 0.1 गुने 10⁻⁹ कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। अब अब इसमें लाइट हम लोग चालू किए हैं लेकिन इसमें थोड़ा वेव वेव पढ़ेंगे। वेव क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लाइट का कुछ क्वेश्चन, लाइट को फुल्ली समझने के लिए वेव जरूरी है, इसीलिए। तो वेव, तरंग, तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह पर होता है, जबकि पार्टिकल या मैटर, पदार्थ एक ही जगह पर स्थित होते हैं। पदार्थ एक ही जगह पर स्थित होते हैं लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उस डिस्टरबेंस के कारण, तो इसको हम लोग तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मैकेनिकल मीडियम, एम दोनों का याद कर लीजिए कि सिंपल सी तरीका है कि मैकेनिकल वेव किसको कहते हैं, यांत्रिक वेव किसको कहते हैं। मैकेनिकल में एम आता है तो मीडियम की जरूरत है, एम। तो मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम होना चाहिए। मीडियम मतलब क्या होता है?
मीडियम इस माध्यम, माध्यम होगा। क्या माध्यम होगा? माध्यम तीन ही प्रकार का हो सकता है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। तो कहने का मतलब जिस वेव को प्रोपागेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उस वेव को, उस तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है। अब मटेरियल मीडियम, माध्यम क्या हो सकता है? तो माध्यम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है। तो यांत्रिक तरंग और मैकेनिकल वेव दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब है कि तरंग गति की दिशा, तरंग गति की जो दिशा हो गया, माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होगा। अगर समानांतर है तरंग गति की दिशा और कणों के कंपन करने की दिशा अगर समानांतर है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। और ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग मतलब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए, अब याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूज करने से जो क्वेश्चन पता है वो भी अगर गलत कर देंगे तो सफल होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है। तो इसको याद कैसे रखें? देखिए, यहाँ पे है ध्वनि, ध्वनि और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य में क्या है? द ध, यहाँ पे ध द मतलब एक ही तथ दध ग्रुप का ही है। तो इसको हम लोग आसानी से अब याद कर सकते हैं कि ध्वनि मतलब अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। ध द, ठीक है, ये हो गया। अब ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग में क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जांपल देखिए, टी से चालू होता है, तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग अंडर टेंशन, स्ट्रिंग अंडर टेंशन, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे एस, ट्रांसवर्स एस, तो सरफेस ऑफ वाटर, दोनों यहाँ से एस और यहाँ से एस, कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव है। स्ट्रिंग अंडर टेंशन, स्ट्रिंग यहाँ से भी एस, तो एस स्ट्रिंग है। अब देखिए, वेव्स ऑन स्प्रिंग, यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग कहने का मतलब ये स्प्रिंग्स, तो कभी कुछ कुछ आपको इस तरह से याद करना होगा कि ध्वनि द ध, अनुदैर्ध्य तरंग, वेव्स ऑन स्प्रिंग, यह लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का है वेव्स ऑन स्ट्रिंग ट, ये टी जो है, ये टी याद रखिए, स्ट्रिंग आ रहा है, अंडर टेंशन आ रहा है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आ रहा है। तो ये सब कुछ इस तरह से ये एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, यही क्वेश्चन है कि अयांत्रिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अयांत्रिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। तो मैकेनिकल में क्या था? मीडियम आवश्यक था, और नॉन मैकेनिकल में मीडियम आवश्यक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। द वे, जो वैसा तरंग जिसको प्रोपागेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइट और हीट, लाइट और हीट, प्रकाश और उष्मा, प्रकाश और उष्मा, यह दो एग्जाम्पल है नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है। प्रकाश और हीट, प्रकाश और उष्मा। अब देखिए, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ पॉइंट है कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सब नॉन मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो फोटोन से बना होता है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स का बना होता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन, फोटॉन्स उसमें रहते हैं। अब है कि फोटॉन्स क्या है, ये हम थोड़ा बाद में बताएंगे। पहले अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विशेषता सबसे पहले कि यह न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। ठीक है।
न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा, न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा। प्रोपागेट एज ट्रांसवर्स वेव, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यह अनुप्रस्थ तरंग की तरफ प्रोपागेट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। यह प्रोपागेट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यह प्रकाश के वेग से आगे बढ़ता है, यह प्रकाश के वेग से आगे बढ़ता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वह एनर्जी और मोमेंटम दोनों रखता है। एनर्जी, ऊर्जा और संवेग दोनों रखता है, कंटेंस एनर्जी एंड मोमेंटम। और इसका जो कंसेप्ट, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट है वह मैक्सवेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए अब यहाँ पे आराम से एक चीज देख सकते हैं कि लाइट, प्रकाश, प्रकाश ट्रांसवर्स वेव होता है। इसको भी याद करने का देखिए क्या तरीका है। प्रकाश, यहाँ पे प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ यहाँ पे प्र आ रहा है, तो यहाँ से क्लियर है कि प्रकाश मतलब अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि का बता चुके हैं, ध्वनि, ध्वनि मतलब अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। ठीक है, अब है कि फोटोन क्या है। फोटॉन्स, तो रेडिएशन में आइंस्टीन के थ्योरी के अनुसार रेडिएशन जो है वह कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स कुछ नहीं है, यह बंडल ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी है, मतलब जो रेडिएशन होता है उससे जो रेडिएशन क्या है कि एक ऊर्जा का, मतलब बंडल ऑफ एनर्जी उससे इमिट होता है, उससे निकलता है, उसी को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या है, तो वह कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स है। यहाँ भी कह दिए हैं कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। फोटोन इज कैरेक्टराइज्ड, फोटोन का क्या विशेषता है कि वह एनर्जी और मोमेंटम दो उसमें रहता है। तो एनर्जी क्या होता है, तो जो फोटोन का एनर्जी होता है वो होता है एच न्यू। यहाँ पे न्यू क्या है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी हो गया। अब मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है पी, उसको हम लोग मोमेंटम पी जो होता है वह ई बाई सी, और ई क्या है यहाँ से हम लोग रख सकते हैं एच न्यू, एच न्यू बाई सी। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फोटोन रहेगा, फोटोन मतलब एनर्जी और मोमेंटम रहेगा। एनर्जी का मतलब ई इक्वल टू एच न्यू होगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। अब मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, तो P इक्वल टू ई बाई सी। ई क्या है, ई एनर्जी है, ई और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ई बाई सी, एच न्यू, एच न्यू ई इक्वल टू एच न्यू बाई सी। ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये सिंपल एक लाइन में, दो लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है इसके लिए। अब इसका एक एग्जांपल देखिए कि कैसे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, फोटोन क्या है, फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी है, फोटोन बंडल ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे ये चीज जरूर याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। यह हमेशा एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, पूछ लेता है, तो यह जरूर याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब इसको कैसे बनाना है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 16 दूनी 32, 3.2 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है, इतना जूल हो गया। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाई लेमडा, जहाँ एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू याद रखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.136 इंटू 10 टू द पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एच का वैल्यू ये वाला पुट कीजिए, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू ये पुट कीजिए, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल सकता है। लेमडा मतलब वेवलेंथ आसानी से निकल सकता है, जो कि 620 नैनोमीटर आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दो फॉर्मूला जो है फोटोन का वो याद रखिए, उस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या ऑर्डर है, तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यू भी, यहाँ पे डब्लू आता है लेकिन हम लोग डब्लू नहीं याद करेंगे, सिंपल देखिए यू भी एक्स वाई। अब इसको पीछे से करिए, पीछे वाई, वाई से मतलब वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद यू भी, इसके बाद भी। वाई का मतलब क्या है, तो यह गामा रेज, गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद तो याद करने का क्या है, यू भी एक्स वाई, इनाम रखो, इनाम का मतलब इनाम, ये हो गया इनाम, इंफ्रारेड, इन, ई से हो गया इंफ्रारेड, इनाम, इनाम मतलब ईना, ईना से इंफ्रारेड हो गया, म से माइक्रोवेव्स हो गया, रखो से हो गया रेडियो वेव्स। तो ये याद करने का तरीका है कि कैसे याद करिएगा वेवलेंथ के टर्म्स में। सबसे पहले तो यू भी एक्स वाई, तो गामा, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, यू भी एक्स वाई का हो गया। उसके बाद इनाम रखो, इनाम रखो का मतलब ये हो गया ईना, ईना से इंफ्रारेड, इनाम माइक्रोवेव, उसके बाद रखो से रेडियो वेव्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे होगा। तो गामा रेज, गामा वेवलेंथ जो होगा गामा रेज का सबसे कम होगा, गामा रेज का सबसे कम होगा, उसके बाद एक्सरे का होगा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट का होगा, उसके बाद विजिबल का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये आसानी से याद हो गया। क्या है याद करने का तरीका, यू भी एक्स वाई इनाम रखो, यू भी एक्स वाई मतलब वाई से गामा रे हो गया, एक्स रे हो गया, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, और इनाम रखो इन, इन से इंफ्रारेड, म से माइक्रोवेव्स, रखो से रेडियो वेव्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब ऑर्डर आप याद कर लिए वेवलेंथ के टर्म में, तब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में याद कर लिए, तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति के टर्म टर्म में याद करने का जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ से देखिए ई इजकल टू एच न्यू इजकल टू एस सी बाई लेमडा, तो न्यू जो हो गया वो सी बाई लेमडा, मतलब कि आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है वह आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वेवलेंथ में क्या है कि गामा रेज का सबसे कम है वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गामा रे का सबसे कम है, ठीक है, और सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स का। इसको ऑर्डर कर, इसको उल्टा कर देना है। क्यों, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, गामा रेज सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक्सरे का होगा, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट का होगा, उसके बाद विजिबल का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो यह आसान है, बहुत आसान है याद करना, केवल इस ट्रिक को समझ रखिए और इस फॉर्मूला को याद रखिए कि न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा, न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा, एच न्यू और एस सी बाई लेमडा। यहाँ से आपके लिए आप आसानी से बता सकते हैं कि वेवलेंथ के टर्म में पूछे या फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछे। अब उसका आविष्कारक क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसका आविष्कारक कौन, कौन किसने आविष्कार किया, तो देखिए गामा रेज, इसको याद करने का क्या तरीका है, गाय भैंस, गाय, गामा रेज गाय हो गया, भैंस, भैंस से बेकुरल याद रखिए, बेकुरल, तो हेनरी बेकुरल, गामा रेज का हेनरी बेकुरल। अब एक्सरे का कैसे याद रखिएगा, एक्सरे, एक्सरे में ही आर आता है, आर मतलब रोन्टजेन, तो एक्सरे का डब्लू रोन्टजेन। यूवी, यूवी का याद रखने का तरीका है ऊपरी सतह, ऊपरी, यूवी री, तो यूवी ऊपरी सतह मतलब यूवी का रीटर, यूवी का रीटर। विजिबल, विजिबल न्यूटन साहब सब जगह दिख जाते हैं, सब जगह दिख जाते हैं, तो विजिबल लाइट के लिए याद करने का तरीका नहीं है, विजिबल रेडिएशन मतलब न्यूटन साहब ने खोजा था। इंफ्रारेड, इनर सेल याद रखिए, इनर सेल मतलब निचली सतह, तो इनर मतलब इंफ्रारेड, सेल हर सेल, हर सेल, इंफ्रारेड रेज का हर सेल, इनर सेल मतलब इंफ्रारेड रेज जो होगा उसका किसने आविष्कार किया, हर सेल। शॉर्ट रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स को हम लोग खुद बोलते हैं हर्ट्ज हर्डिजियन वेव्स, तो इसका क्या होगा, हेनरिक, हेनरिक, और लॉन्ग रेडियो वेव्स का मार्कोनी। तो याद करना बहुत आसान है, हर्ट्ज हर्डिजियन वेव्स, हेनरिक, लॉन्ग रेडियो वेव्स, मार्कोनी, बाकी सबका तो आराम से
हो गया, ये सब का तो ट्रिक ही है। ये सब शॉर्ट रेडियो वेव्स, हर्ट्ज रीजन मतलब हेनरी, हर्ट्ज रीजन और उसका हेनरी, आराम से उसको आप रिलेट कर सकते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स का मार्कोनी, ठीक है। तो ये आविष्कारक हो गया। अब नेक्स्ट अब है कि रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखिए ये जो रेंज है मोटा मोटी आपको याद करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि कितना होगा गामा रेज का। जैसे 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10, यहाँ पे क्या है 4, -14 से ये घटाइए तो 4, 4 2 1, 2 क्यों, 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 1, यहाँ पे जीरो है, विजिबल रेडिएशन में जीरो है इसका ऑर्डर। केवल 3.9 से 7.8 याद रखना है। यहाँ पे फिर 4 का है 7.8, 10⁻⁻7 से 4 घटा दीजिए तो 10⁻³ हो जाएगा। फिर 10⁻³ टू 1 है 3, फिर तो याद कैसे रखेंगे, 10⁻14 से चालू करना है, 10⁻4 के पास जाना है, और ये याद रखिए 4 2 1 0 4, 4 2 1 0 4 3 4, ठीक है, 4 2 1 0 4 3 4, ये याद रखिएगा तो आराम से रेंज आप। और ये भी याद है कि वेवलेंथ 10⁻14 से 10⁻4 के बीच जाना है, ठीक है। अगर वेवलेंथ आप याद कर लिए तो फ्रीक्वेंसी याद करने का जरूरत है, फ्रीक्वेंसी याद करने का जरूरत नहीं है। क्यों कि यहाँ से फिर से आप देखिए E=h/nu=sc/λ, दोनों को इक्वेट कीजिए तो nu=c/λ होगा। c हम लोग को क्या पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब गामा रेज के केस में देखिए, अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी c/λ, c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई इसका ये वाला 10⁻⁻14, तो ये ऊपर जाएगा 3 × 10⁻22, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई इस ये वाला ले लीजिए 10⁻10, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 × 10⁻18। तो इसका क्या ऑर्डर हो गया फ्रीक्वेंसी का, 10⁻22 से 10⁻18 तक। तो ये अगर पता है तो इस फॉर्मूला के थ्रू इसमें कुछ नहीं करना है, 3 को ऐसे ही छोड़ देना है, केवल 10⁸ को याद रखना है, इससे सब में आप मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वाला चीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ का भी ऑर्डर आसानी से हो गया, बस इतना याद रखना है कि -14 से 4 के बीच में जाना है, 4 2 1 0 4 3 4, 4 2 1 0 4 3 4, ये याद कर लिए बस। और ये फॉर्मूला से ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल क्या है, देखिए हम लोग बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक विशेषता बताए थे कि यह न्यूट्रल होता है, यह न्यूट्रल होता है। अब देखिए अल्फा रेज, बीटा रेज और न्यूट्रॉन रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और न्यूट्रॉन रेज, यह पार्टिकल रेडिएशन होता है। पार्टिकल रेडिएशन मतलब यह न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब कि है यह नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैथोड रेज यह क्या होता है, तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैथोड रेज भी एग्जाम्पल है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स और सिस्मिक वेव्स, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सब एग्जाम्पल है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। साउंड वेव्स कैसे है, साउंड वेव्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि ध्वनि जो होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल में भी किसका है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य। तो ये एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। अब देखिए आई और कैमरा, आंख और कैमरा के बीच में क्या सिमिलरिटी, तो आइरिस जो होता है, आइरिस कैमरा के शटर के जैसा होता है, लेंस के जैसा होता है, और आंख में जो रेटिना होता है वह कैमरा में फिल्म के जैसा होता है। तो कैमरा में शटर का क्या काम है कि ज्यादा मतलब ज्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, मतलब उसको क्या बोलते हैं कि प्रकाश उसमें कितना जाना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। तो वही आइरिस, ये केवल याद रखिए, आइरिस शटर, लेंस रेटिना फिल्म के जैसा काम करता है। फिल्म पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कैमरा के फिल्म पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है।
ठीक है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पढ़ेंगे। ये आँख का फोटो बनाया गया है। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? तो लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। जो प्रकाश आँख में प्रवेश करता है वह बहुत ही मतलब थीन मेम्ब्रेन्स, थीन पतली झिल्ली से पास होकर जाती है, आँख में प्रवेश करती है। उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण, नेत्र में जितना भी प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होती है। ऑब्वियस बात है, इसको कैसे देखिए, कॉर्निया सबसे बाहर वाला पार्ट है, तो जितना भी अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो वह इसी पर होगा। ठीक है, इसी पार्ट पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारा पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब है आइरिस, जिसको परितालिका भी कहते हैं। यह डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। परितालिका, आइरिस गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली, पुपिल मतलब पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आइरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली क्या करता है? पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस जो होता है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब अभिनेत्र लेंस जो होता है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब आंख के जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आंख के किस भाग पे? तो आंख के रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो होता है एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं या सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब है कि नेत्रदान में कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, नेत्रदान में कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। अब मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट, मतलब कि एक स्वच्छ आंख द्वारा मिनिमम डिस्टेंस क्या है जिससे कि किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके? तो वह 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत तक को देख सकते हैं। ठीक है। अब इसी में आता है एक मोतियाबिंद। अब इसका क्वेश्चन कैसा होता है कि अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस, आंख में जो नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वह दूधला तथा धुंधला, दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। तो इसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछा है कि क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, उसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए, अब दो आंख क्यों चाहिए? क्वेश्चन है कि दो आंख क्यों होना चाहिए? पहला है कि इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र यह ज्यादा कर देता है। दो आंख से क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र ज्यादा, देखिए अगर एक आंख है तो आप 150 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन दो आंख से 180 डिग्री तक देख सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट दो आंख का क्या है कि आपका क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र और फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि एक आंख से आप फ्लैट और 2 डायमेंशनल व्यू को देखेंगे, समतल समतल और 2 डायमेंशनल व्यू देखेंगे, जबकि दो आंख से 3 डायमेंशनल व्यू को आप देख सकते हैं। जबकि
दो आंख से 3 डायमेंशनल व्यू को देख सकते हैं। तो यह दो आंख का यही कारण है। ठीक है। अब है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन और समंजन क्षमता। समंजन क्षमता हिंदी का जो समंजन स्पष्ट है कि सामंजस्य बैठाना। तो अभिनेत्र लेंस मतलब आई लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह समंजन कहलाता है। ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष क्या है? कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकती है। धीरे धीरे समंजन क्षमता खो सकती है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। देखिए, मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 3 अपवर्तन दोष होते हैं आंख में। कौन कौन? मायोपिया और नियर साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दीर्घ दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार का दोष है: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और ये जो तीनों प्रकार का डिफेक्ट्स होता है, ये तीनों प्रकार का जो दोष होता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग स्फेरिकल लेंसेस मतलब गोलीय लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार पूछ देता है क्वेश्चन कि ये जो तीनों निकट दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसको किस प्रकार के लेंस से हम लोग दूर कर सकते हैं? तो इसको हम लोग स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस, प्लेन और समतल लेंस ये सबसे नहीं, स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस से दूर कर सकते हैं। तो अब निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए, कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष, लेकिन हमारे अनुसार ये होना चाहिए निकट दृष्टि दोस्त। दोस्त का मतलब क्या? निकट दृष्टि मतलब निकट की वस्तु को हम देख पा रहे हैं, तो वो हमारा दोस्त हो गया। इसको इस प्रकार से याद रखिए। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो सुस्पष्ट देख सकता है, पर दूर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। निकट की वस्तु को देख लिए तो ये निकट दृष्टि दोस्त हो गया। निकट के वस्तु को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दूर के वस्तु को अच्छा से नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोष युक्त बिंदु व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। अब दूर की वस्तु को स्पष्ट नियम के अनुसार क्या है कि दूर, कितना दूर की वस्तु को हम लोग देख सकते हैं? तो अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि दूर बिंदु, ऐसे दोष में क्या होता है कि दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए, लेकिन वो अनंत पर ना होकर हमारे आंख के पास आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सब चीज दूर का हो रहा है कि निकट का तो दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर का जो बिंदु अनंत पर होना चाहिए वह नेत्र के पास बन रहा है। ऐसा व्यक्ति कुछ दूर रखी वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, जबकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, तभी तो दिख पाएगा। ठीक है। इसका क्या कारण है? तो वक्रता का अत्यधिक होना, आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है। तो आई लेंस में कर्वेचर बढ़ जाता है और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये कॉजेज है। ये कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ना नहीं है, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। अब कैसे याद रखिएगा? देखिए, नी कट, इसको अगर सही से बोलिए तो नी ओ निकट, निकट, नी अ मतलब अवतल लेंस, नी प्लस अ प्लस क ट, निकट, नी अ
आता है तो निकट मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस, इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस लगाने से क्या करता है कि वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल रेटिना पर ले आता है, जिससे दोष दूर हो जाता है। अवतल लेंस लगाने से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा था, कुछ दूर पर बन रहा था, उसे फिर रेटिना पर लाता है, जिससे यह दोष दूर हो जाता है। तो किस लेंस का यूज करेंगे, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। नी अ का चार मतलब बोलिए आप निकट, नी आ रहा है तो मतलब अवतल लेंस हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार का दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। कहने का मतलब वही है, सेम उसी प्रकार के। दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर से दोस्ती है, निकट की नहीं दिखे। दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, पर निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए क्या करता है कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखना होता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, तो आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और का आई बॉल नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। अब इसको में कौन सा लेंस चाहिए, इसमें देखिए दीर्घ, दीर्घ दी मतलब दूर, इसको इस प्रकार से याद रखिए। दीर्घ का वो दूर भी कह सकते हैं, दू ऊ, दूर का बोलिएगा तो दू ऊ उच्चारण आएगा, तो दूर दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। दूर, दीर्घ मतलब दू ऊ उत्तर, उत्तल लेंस से इस दोष को दूर किया जा सकता है। उत्तल लेंस क्या करेगा कि रेटिना के जो पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, उसको रेटिना पर लाएगा। रेटिना पर लाना जरूरी है, तभी बनेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हम लोग वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता क्या है, अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, आंख अपने फोकल लेंथ को घटा बढ़ा इधर उधर कर सकता है, तो उसको समंजन क्षमता कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, संशोधक चश्मा के बिना पास की वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखती। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। किसके कारण होता है, यह किसके कारण होता है, आयु में वृद्धि, मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, इसके कारण होती है। ठीक है, इसका जो मेन कारण है कि पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। पक्षमाभी पेशियां जो होता है वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी आने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। पक्षमाभी पेशियां दुर्बल मतलब ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, तो यह जरा दृष्टि दोष का कारण है, और जरा दृष्टि दोष यही है। हम लोग कुछ